गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं विजय कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल BK स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपका वास्तविक संख्याओं का पहले चैप्टर का कुछ बेस ख़त्म किया था और कुछ रह गए थे टॉपिक। उन टॉपिकों को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ज़्यादा समय ना लूँगा, चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा बेसिक चल रहा था। तो बेसिक में भाई क्या चल रहा था? बेसिक में हमारी फोर्थ हेडिंग थी विषम संख्याएं। कौन सी होती हैं भाई विषम संख्याएं? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। विषम संख्या कहलाती हैं। देखिए प्यारे बच्चों, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वे हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके एग्जाम्पल जानेंगे कि एग्जाम्पल हमारे किस प्रकार से रिसर्च होते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हम इसका छोटा सा नियम समझ लेते हैं। अगर ये आपको बड़ा लग रहा हो तो आपको समझ आ रहा होगा हेडिंग के माध्यम से कि वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। तो इसका मतलब अगर किसी भी नंबर में हम क्या करें, जैसे हमारा नंबर है 30 और क्या करें, ये 31 है जैसे, सॉरी, और इसमें भाग लगाइए। 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 पंजे 10। कहने का मतलब हमारा आंसर क्या आना चाहिए? रिमाइंडर हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। और हेडिंग हमारी क्या कह रही है? रिमाइंडर बचना चाहिए भाई, तभी आपकी ये संख्या कैसी कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। अगर रिमाइंडर न बचा तो वो आपकी सम संख्या हो जाएगी। और छोटी सी हेडिंग समझने का प्रयास करिए। अगर कितनी बड़ी भी संख्या लिखी है, जैसे ये लिख गई, और इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 38,753, इसमें क्या है हमारा? हमें देखना है इकाई का अंक। अगर इकाई का अंक हमारा क्या मिल जाए, 13579, इनमें से अगर कुछ भी मिल जाए तो ऐसे नंबर्स को भाई बिल्कुल बेझिझक होकर बोलिए कि ऐसे नंबर आपके और नंबर कहलाएंगे, जिन्हें हिंदी में कहते हैं विषम संख्याएं। अब एग्जाम्पल से समझिए। 13579 हेडिंग अधूरी थी बिना एग्जाम्पल के। मैंने क्या समझाया? सबसे छोटा तरीका है, अगर कितनी बड़ी भी संख्या लिखी हो, अगर उसके इकाई के स्थान पर आपका अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कुछ भी दिखाई दे जाए तो ऐसे नंबर को आप बोल देना कि वो नंबर आपका विषम संख्या कहलाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब बढ़ रहे हैं अगली हेडिंग की ओर। तो अगली हेडिंग हमारी क्या कहती है भाई? भाज्य संख्याएं बताइए। आशा करता हूं यह हेडिंग आपको समझ आ चुकी होगी। तो वे संख्याएं
जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। प्यारे बच्चों, कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। मैं जिस प्रकार हेडिंग नोट करता चल रहा हूँ उसी प्रकार करिए, और फिर मैं जब आपको समझाऊँ उस पर आप अब उस समय अपनी आप कलम और पेन, कलम और कॉपी को बंद कर दीजिए। फिर आप अपने एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें। मैं दोनों तरीके से आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, एग्जाम्पल बाद में समझेंगे, इसकी भी छोटी सी हेडिंग समझ लेते हैं। हेडिंग हमारी क्या कह रही है, और हेडिंग के इशारे से हम समझेंगे कि हेडिंग के हम एग्जाम्पल किस प्रकार निकालते हैं। तो चलिए, हेडिंग कह रही है हमारी वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। इसका मतलब ऐसा नंबर लें हम, और वो नंबर क्या हो आपका दो से अधिक पहाड़ों से डिवाइड हो रहा हो, जो दो से अधिक टेबलों में आ रहा हो, वो नंबर आपका भाज्य नंबर कहलाएगा। जैसे 2 नंबर है आपका, ये सिर्फ 2 ही पहाड़ों में आता है, एक के में आएगा, एक 2 के में आएगा। 3 है, ये भी स्वयं 1 के में और 3 के में। 4 है, 1 2 4, ये नंबर हमारा कैसा है, जो तीनों टेबलों में आ रहा है। तो ये नंबर आपका कैसा हो जाएगा, ये नंबर आपका भाज्य संख्या हो जाएगी। भाज्य संख्या में हमें 2 से अधिक फैक्टर चाहिए। ऐसा नंबर चुने हम जिस नंबर को सिलेक्ट करें, यदि वो नंबर हमारा 2 से अधिक गुणनखंडों की गिनती में आ जाए, जिसके 3 फैक्टर हों, वो नंबर आपका भाज्य संख्या कहलाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से एक हेडिंग बन के तैयार हो रही है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4 होगी, उससे बड़ी 6 8 9 डैश 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 आगे बढ़ा देंगे। इसी प्रकार हम अब आते हैं अभाज्य संख्याओं की ओर। छठी हेडिंग है हमारी अभाज्य संख्याएं। किन्हें कहते हैं प्यारे बच्चों अभाज्य संख्याएं? वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, अब ये हेडिंग हमें किसकी ओर इशारा कर रही है? ये हेडिंग हमें इशारा कर रही है कि भाई आप ऐसा नंबर लो जिसमें केवल क्या हो, 2 ही फैक्टर आए। वो नंबर कैसा हो, सिर्फ 2 ही टेबलों में रिपीट हो रहा हो। ऐसे नंबर को हम क्या कह देंगे, अभाज्य संख्या कह देंगे। तुम्हारा क्या है, 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और उससे बड़ी 3 5 7 डैश डैश डैश। इसी प्रकार हम आगे बढ़ा देंगे। अब 7वीं हेडिंग है हमारी सहभाज्य संख्याएं।
वे संख्याएं जिनका मासा 1 हो सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कह रहे हैं? मैं ऐसे कह रहा हूं कि 2 नंबरों को हम लें और उन दोनों नंबरों का क्या निकालें? HCF निकालें। अगर उन दोनों को नंबरों का HCF अगर 1 आ गया, कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो ऐसे नंबर आपके सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। इसमें 2 संख्याओं का पेयर लिया जाता है। देखिए, दो संख्या लीजिए, मैंने 3 ले ली और 5 ले लिया, और 3 और 5 में आप इसका अगर HCF करके देख रहे हो तो आपको क्या कॉमन आ रहा है? सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है। करके देख लेते हैं। 3 का क्या आया? 1 और स्वयं 3, और 5 का 1 और 5, यानी 1 सभी संख्याओं का HCF होता है। अगर कुछ भी कॉमन ना आए तो ऐसे पेयरों का HCF 1 होता है। तो भाई हमें चाहिए पहला एग्जाम्पल 3 और 5, 7 और 11। इस तरीके से आप कुछ भी डैश 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 करके आगे कर सकते हो। अब आते हैं आपकी अगली हेडिंग की ओर। अब अगली हेडिंग आ रही है हमारे पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में आप बोलते हो इंटीजर। भाई क्या होते हैं? तो आपकी इस प्रकार से एक नंबर लाइन खींची जाती है, और ये नंबर लाइन बीच में हमारा क्या होता है? सेंटर पॉइंट होता है, जिसे क्या कहते हैं? धुरी कहते हैं। जैसे हमारे शरीर को बैलेंस बनाए रखने के लिए क्या चीज़ प्रयोग होती है? सबसे महत्वपूर्ण किसे माना जाता है? नाभि को माना जाता है। अगर नाभि का सेंटर आउट हो गया तो आपका डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल बेकार हो जाएगा, पेट का आपका सिस्टम बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अगर उसी प्रकार से हम संख्याओं में अगर सेंटर पॉइंट को आउट कर दें तो हमारी संख्या पता ही नहीं चलेंगी, प्लस में लिखी है या माइनस में लिखी है, उनकी दिशा कौन सी है ये आप ज्ञात नहीं कर पाओगे। तो चलिए, यहाँ पर 0 होता है, इधर की साइड की संख्या प्लस में लिखी जाती हैं। देखिए भाई, इस साइड की संख्याएं प्लस में, इस साइड की माइनस में। लेकिन एक खूबी होती है पूर्णांकों में, इसमें ये खूबी होती है कि जो आपके माइनस इंटीजर होते हैं, एक बार डैश लगा दूं, इसमें आपके जो माइनस इंटीजर होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें जो सबसे छोटा नंबर होता है, जैसे मैं पूछ लूँ -1 और -50 में कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप किसको बड़ा बताओगे? प्लस वाली संख्याओं में कहते थे कि दो में से यदि हम 2 को और 50 को लिखें तो संख्या में पूछे आपको कि 2 बड़ा है या 50 बड़ा है, तो आप कहते थे कि 50 बड़ा है। लेकिन अगर आप ऋणात्मक पूर्णांकों की ओर बढ़ोगे तो इस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा? -1 बड़ा हो जाएगा और -50 छोटा हो जाएगा। इसमें उल्टा होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये ऋणात्मक पूर्णांकों में आपका जो सबसे छोटा नंबर होता है भाई आपका बड़ा नंबर कहलाता है। तो पहला पूर्णांक आता है धनात्मक पूर्णांक। चलिए, धनात्मक पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। डैश प्लस इनफाइनाइट तक। ऋणात्मक पूर्णांक दूसरी हेडिंग।
ऋणात्मक पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होते हैं? -1, -2, -3, -4 डैश 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 हमें कहाँ तक ले जाते हैं? -इनफाइनाइट तक। तो ये आपकी पूर्णांकों तक हेडिंग फिनिश हो चुकी है। आपकी 2 हेडिंगें और बची हैं। ज़्यादा समय न लूँगा, बढ़ते हैं अगली हेडिंगों की ओर। तो चलिए भाई, अब हम बढ़ रहे हैं परमेय संख्याओं की ओर। चलिए बढ़ रहे हैं परमेय संख्याओं की ओर। आपका बेस अब समाप्ति की ओर है। मात्र 2 हेडिंगें और बची हुई हैं। बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास करिए, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे प्रश्नावली लगाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, बहुत ही आसानी से लगा पाओगे। आपकी हेडिंगें कितनी हो चुकी हैं? 8 हेडिंग हो चुकी हैं। और 9वीं हेडिंग आपकी क्या होगी? परमेय संख्याएं। क्या होती हैं प्यारे बच्चों? वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। परमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती प्यारे बच्चों? परमेय संख्याएं। आपने ये तो बता दिया, आप कहोगे कि सर आपने ये तो बता दिया कि बेस संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, वे संख्याएं आपकी परमेय संख्या कहलाती है। लेकिन मैं और थोड़ी हेडिंग से हट के अलग से चर्चा करना चाहूँगा इस टॉपिक पर। अक्सर करके हम सभी बच्चों को, आप लोगों को, टीचर्स लोग ये तो रटवा देते हैं कि बेस संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, वे संख्याएं आपकी परमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन ये हेडिंग आपकी अधूरी छूटती है। मैं 3 शर्तों के साथ में आपकी संख्या को पूरा लिख के दिखाऊंगा। तो पहली शर्त हमारी क्या कहती है? पहली शर्त कहती है कि परमेय संख्याएं तब होंगी, उसका रूप क्या होना चाहिए? P/Q का। दूसरी चीज, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तीसरी चीज आपकी क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों? P/Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। P/Q दोनों पूर्णांक हों। अब पहली चीज हम क्या कह रहे हैं? हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम जैसे 2 लिख लें, अगर 2 के नीचे 1 मान लें तो इसमें भाग लगाएं तो लौट के हमें 2 मिल जाएगा। और 1 अपना क्या करता है? अगर हम 1 का किसी भी गुणा संख्या में गुणा भाग करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो 1 अपना क्या करता है? अस्तित्व बिल्कुल खो देता है, 1 बिल्कुल गायब हो जाता है। तो हम नीचे 1 मान सकते हैं। तो ये किसका रूप बन गया? अंश और हर का रूप बन गया। और हमें परमेय बनाने के लिए किन दोनों संख्याओं का सहारा लेना पड़ेगा? अब उसका अंश का और हर का सहारा लेना पड़ेगा। अब हमने अंश और हर में बना लिया है। अगर कोई भी नंबर अकेला लिखा हो तो कभी आप ये मत कह देना कि ये नंबर P/Q का रूप नहीं लेगा। बिल्कुल ले सकता है। मैंने क्या कहा है? 1 को नीचे मान सकते हैं और 1 का आप किसी भी संख्या में गुणा भाग करोगे तो वो 1 आपको लौट के मिल जाएगा। अपूर्ण संख्या नहीं होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो चलिए दूसरी प्रॉपर्टी से चेक करते हैं। क्या कह रही है दूसरी प्रॉपर्टी? Q इज नॉट इक्वल टू 0। हर क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए भाई। तो हमारा क्या चल रहा है? हर 1 चल रहा है, यानी मतलब 0 से बड़ा है। अब आइए तीसरी हेडिंग की ओर। तीसरी आपकी प्रॉपर्टी क्या इशारा कर रही है? तीसरी प्रॉपर्टी कह रही है P/Q दोनों पूर्णांक हों। चलिए भाई, अंश भी आपको पूर्णांक
होना चाहिए और हर भी आपका पूर्णांक होना चाहिए, तब तो आप कह दोगे भाई आप परिमेय संख्या हो। चलिए देखिए p हमारा क्या है 2 है, यानी अंश हमारा 2 है और 2 कैसा पूर्णांक होता था, मैंने पहले पीछे पढ़ा चुके हैं। तो 2 हमारा धनात्मक पूर्णांक होता था। ठीक है बात भाई, हम पहली हेडिंग चेक कर चुके हैं, यानी अंश को चेक कर चुके हैं कि ये हमारा प्रोस्पेक्टस में पास हो रहा है, ये हमारा परिमेय संख्या के थोड़ा रूप बन रहा है। अब हर को चेक करिए, हर कह रहा है कि मतलब दोनों पूर्णांकों, ये बन भी हमारा पूर्णांक है, तो क्या बन गया ये नंबर, आपका परिमेय संख्याएं बन गई। अब चेक करिए एग्जाम्पल से 2/3 4 9/6 7 डैश। कोई भी संख्या अगर अकेली लिखी हो पूर्ण, तो उस नंबर को आप परिमेय संख्या बता देना, क्योंकि मैं उसके नीचे 1 मान सकता हूँ इसलिए। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ चुकी है हेडिंग। अब बढ़ते हैं हम लास्ट हेडिंग की ओर। लास्ट हेडिंग हमारी क्या कहती है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, वे संख्याएं जिनका पूर्ण मान वर्गमूल के अंदर से निकालना संभव ना हो। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए हेडिंग से समझने का प्रयास करिए, क्या कह रही है हेडिंग हमारी, कि ऐसे नंबर लिखो वर्गमूल के अंदर जिनका पूर्ण मान न निकले, यानी कि मतलब डेसिमल में मान आना चाहिए हमारा। दशमलव में अगर कोई भी मान आ गया हमारा, तो उस नंबर को हम क्या कह देंगे, अपरिमेय संख्या। देखिए जैसे हमने वर्गमूल क्या लिखा, 9 लिखा, तो इसका मान क्या निकल रहा है, 3 निकल रहा है। अगर आपने वर्गमूल 5 लिखा, तो इसका मान क्या लिखा रहा है, 2.23। ये आ गया आपका डेसिमल में वर्गमूल 5। अगर आप वर्गमूल के अंदर जो भी संख्या लिख रहे हैं, अगर वो किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो वो आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ये हमेशा ध्यान रखना। और वर्गमूल के अंदर पूरा मान निकल रहा है, तब वो आपकी अपरिमेय संख्या नहीं होगी। किसी भी संख्या का करके देख लेना, वर्गमूल 10 है, तो इसका मान 3.3 कुछ करके डेसिमल में आएगा, लेकिन आपका पूर्ण मान नहीं आना चाहिए। तो चलिए एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7 डैश आगे बढ़ा देंगे। बस हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ, यही तक का हमारा बेस मैन था। अब कल आपकी प्रश्नावली पढ़ाएंगे, तो आप बने रहिए। हमारे BK स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं, ताकि आपका लॉस ना हो सके। बने रहिए अगली क्लास के लिए।